32 साल का राघव अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से अपने गांव जा रहा था। सुनसान रास्ते थे, जंगली रास्ते थे। और उसके बाद जो हुआ वो राघव की जिंदगी के उन यादों में शामिल हो गया जिनको शायद वो कभी याद भी नहीं करना चाहता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय यूमी। आज की हमारी ये स्टोरी बहुत लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस मनाली से है। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आप तक ऐसी वीडियो, ऐसी किस्से, ऐसी कहानियाँ बिना किसी सर्च के पहुँचती रहे। और साथ ही में अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप इस चैनल का पार्ट बनाना चाहते हैं तो मैं इस कहानी के एंड में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कहानी मुझे कैसे भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है 2021 की। राघव दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में स्टेट हेड के तौर पर काम कर रहा था। मनाली के एक छोटे से गांव से आने वाले 32 साल के राघव अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहा था जिसको पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। साथ ही में उसके गांव में जो उसके साथ पढ़े लिखे जो लड़के थे वो अपने ही गांव में दिहाड़ी वगैरह कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जहां पर खुशियां होती हैं वहीं पर गम भी अपना डेरा लगा के बैठा होता है। दरअसल राघव की तरक्की देखकर उसके कुछ अपने ही खुश नहीं थे। राघव अपनी हर अचीवमेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था जिसको देख देख कर कुछ लोग उससे जेलस फील करते थे। अक्टूबर का महीना था और राघव की सगाई तय हो गई थी। तो राघव अपनी नई गाड़ी से दिल्ली से मनाली के लिए निकला था। उसने गाड़ी अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही खरीदी थी। लेकिन दोस्तों, 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। वो गाड़ी बिल्कुल नई खरीदी हुई थी। राघव बहुत कोशिश करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। दिल्ली से मनाली पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है। राघव की सगाई अगले दिन थी और ऐसे में उसकी गाड़ी जो खराब होना वो उसको बहुत चिंता में डाल रही थी। सुबह सुबह का वक्त था, वहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं थे उस वक्त। तो राघव शोरूम के सेल्स पर्सन को कॉल करता है जिससे उसने गाड़ी खरीदी थी। सेल्स पर्सन भी उसको कहता है कि सर आप गाड़ी को RSA करवा लो, रोड साइड असिस्टेंस। गाड़ी बिल्कुल नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर करके देंगे जो भी इसमें इशू आया है। तो राघव रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करता है और गाड़ी वहीं पे ड्रॉप करके बस पकड़ता है मनाली के लिए। लेकिन राघव की ज़िंदगी का ये सबसे ही भयानक और गंदा दिन था। बस जैसे ही अंबाला पहुंची वो भी अचानक से बंद हो जाती है। अब राघव भी परेशान हो गया था कि उसके साथ क्या ही हो रहा है। पहले उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, वो ख़राब हो जाती है। अब ये बस भी ख़राब हो जाती है। बस HRTC डिपार्टमेंट की थी तो बस दूसरी अरेंज करते हैं। वो चंडीगढ़ से अंबाला के लिए वो नई बस भेजते हैं। बस को आने के लिए लमसम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। राघव दिल्ली से सुबह 5 बजे निकला था। पहले उसकी गाड़ी खराब होगी, अब उसकी बस खराब होगी, तो अंबाला में ही उसको 4-5 बज चुके थे। खैर, राघव मनाली तो पहुंच जाता है, लेकिन वो रात को 1 या 2 बजे मनाली पहुंचता है। राघव ने रिसीव करने के लिए अपने चचेरे भाई निशांत को बस स्टैंड बुला लिया था। तो उसका भाई भी इतनी रात को बस स्टैंड पहुंच जाता है उसको लेने के लिए, लेकिन वो बाइक से आता है। मनाली से राघव का जो गांव था वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर था। मनाली में अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड थी और निशांत बाइक से आया था। आगे जो रास्ते थे वो बहुत संगड़े रास्ते थे, नैरो रास्ते थे। तो निशांत और राघव निकल पड़ते हैं उस सफ़र पे जिसकी वजह से आज ये कहानी बनी है। जैसे मैंने बताया कि जो मनाली से उसके गांव की सड़क थी वो काफ़ी नैरो थी, काफ़ी संगड़ी थी। वहाँ पर दिन में भी इतना ट्रैफिक नहीं होता, इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं। तो रात को वो रोड बिल्कुल सुनसान और डरावनी लग रही थी। निशांत बाइक चला रहा था और राघव पीछे बैठा हुआ था। थोड़ी सी दूर जाने के बाद राघव को ऐसा फील हुआ, ऐसा उसने महसूस किया कि उनके पीछे कोई गाड़ी आ रही है। गाड़ी के इंजन की आवाज़ उसको साफ साफ दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कोई भी गाड़ी नहीं थी। थोड़ी सी आगे चलने के बाद अब राघव को घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। जिस स्पीड से वो चल रहे थे उसी स्पीड से उनको घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है घुंघरू पहन के। यहाँ प्रॉपर जंगली रास्ता था, आसपास अगल बगल कोई भी घर नहीं थे।
अब राघव निशांत को कहता है कि भाई तुझे घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है क्या? निशांत कहता है अबे तेरा दिमाग ठीक है, तू चल तेरा वहम है। तो राघव भी अपना वहम मानकर उस चीज़ को इग्नोर करता है। अब फिर से थोड़ी सी दूरी के बाद उसको सड़क के किनारे कुछ औरतें घूंघट पहनकर चलती हुई दिखाई देती हैं। अब राघव निशांत को कहता है कि भाई यहाँ पर कब से ये घूंघट की रिवाज आ गई और इतनी रात को ये औरतें अकेले इस जंगली रास्ते से कहाँ जा रही होंगी? निशांत कहता है भाई कौन सी औरतें, तेरा दिमाग ख़राब है, तू जो थकावट होगी होनी, सुबह से चला हुआ है तू, कोई नहीं, घर अभी 15-20 मिनट की दूरी पर है, घर पहुँच के रेस्ट करना। राघव भी सोचता है कि शायद यार सच में वो सुबह का उठा हुआ है और आज उसके साथ इतना कुछ हुआ है, तो शायद सच में वो थक चुका है। वो भी उन चीज़ों को वहम मानकर इग्नोर करता है उन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी दूरी पर उसको फिर से वही औरतें सड़क के किनारे चलते हुए दिखाई देती हैं। वो तकरीबन 5 से 6 औरतें थी। सब ने घूंघट ओढ़ रखा था और सब ने सेम कपड़े पहने हुए थे, मतलब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और इस बार वो औरतें कुछ गीत गा रही थी, वो कुछ अलग सी भाषा में थी जो उसको समझ नहीं आया राघव को। राघव निशांत को कहता है साले तुझे अभी भी वो औरतें नहीं दिखाई दी क्या? निशांत कहता है कौन सी औरतें? निशांत बाइक रोकता है और पीछे की ओर देखता है, कहता है कौन सी औरतें भाई? राघव कहता है अभी अभी ये औरतें इधर मैंने देखी हैं। यहाँ पर 5 से 6 औरतें थी जो कुछ अलग सी भाषा में गुनगुना रही थी और हमने अभी अभी उन औरतों को क्रॉस किया है। निशांत कहता है भाई तू काफ़ी थका हुआ है, कोई नहीं, हम घर पहुंचने वाले हैं, जाके रेस्ट कर रही हो। साथ ही में निशांत कहता है कि यहाँ पर दिन में भी कोई इंसान नहीं होता और तू इस वक्त रात के 2-3 बजे कह रहा है कि यहाँ पे सड़क में तुझे कोई दिखाई दे रहा है। भाई तेरा वहम है, कोई नहीं, हम घर पहुंच रहे हैं। इतना कहने के बाद निशांत बाइक स्टार्ट करता है और वो चलने लगते हैं। और राघव भी पूरी तरह श्योर था कि ये उसका वहम नहीं है। एक बार वहम हो सकता है, 2 बार वहम हो सकता है, लेकिन जब से वो इस सड़क पर आए हैं तब से उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। राघव को 2-3 मोड़ चलने के बाद वही सेम औरतें दिखती हैं और इस बार ये औरतें चिल्लाते चिल्लाते रो रही थी। बहुत अजीब सी रो रही थी वो औरतें। इस बार राघव निशांत को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वो हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करता है, वो औरतें जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं और साथ ही में उनके पीछे, मतलब राघव के पीछे घुंघरूओं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वहीं निशांत अपनी बातें करते हुए चल रहा था। राघव का बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आया तो निशांत कहता है कि भाई बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया? राघव मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था तो वो उसको रोककर निशांत की बातों का रिप्लाई करने लगता है। शायद यही गलती राघव को नहीं करनी चाहिए थी, उसको हनुमान चालीसा शायद कंप्लीट करनी चाहिए थी। अब वो औरतें, जो पहले तो वो 5-6 थी, अब वो 10-12 दिखने लगी। सेम औरतें, सेम सब कुछ, लेकिन वो औरतें बढ़ चुकी थी, मतलब 10-12 औरतें हो चुकी थी। और साथ ही में राघव ने ध्यान से देखा कि उन औरतों के पैर ही नहीं है, वो ऐसे मानो कि हवा में चल रही हो जैसे। और एक और चीज़, जब भी राघव को ये औरतें दिखती तो उसको एक अजीब सी स्मेल आती, मतलब जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर होता है, उसके बाद जो सड़ने के बाद जो स्मेल आती है, वैसी स्मेल राघव को जैसे ही वो औरतें क्रॉस करती वैसी आती। लेकिन जब इस बार राघव ने वो औरतें क्रॉस करी तो स्मेल इतनी ज़्यादा तेज थी कि राघव को मतलब वोमिटिंग जैसा फील होने लग गया। दोस्तों, राघव बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और निशांत को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तो अब निशांत को राघव कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था और वहकी बहकी बातें करना वो शुरू हो चुका था। घर पहुंच जाते हैं वो। घर पहुंचने के बाद राघव सीधा अपने कमरे पर चला जाता है। राघव के मम्मी पापा जाग रहे थे, उसका वेट कर रहे थे, लेकिन राघव उनसे भी कुछ बात नहीं करता, ना हाय हेलो ना नमस्ते, सीधा ही अपने कमरे पर चला जाता है। राघव का ये रवैया उसकी मम्मी पापा को अजीब तो लगा, लेकिन राघव के पापा ने उसकी मम्मी को दिलासा देते हुए कहा कि वो पूरे दिन का सफ़र से आया हुआ है और शायद परेशान भी है। पहले उसकी गाड़ी ख़राब होगी, अब उसकी बस ख़राब होगी,
तो शायद वो काफ़ी थका हुआ है, उसको कोई नहीं आराम करने देते हैं, हम सुबह बात कर लेंगे उससे। उसके मम्मी पापा भी अपने कमरे पर सोने चले जाते हैं। दोस्तों, जो शांत सा दिख रहा था वो आगे चलकर और भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। अपने रूम पर पहुंचकर राघव अब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देता है। रूम से टूटने फूटने की आवाज़ आने से उसके मम्मी पापा भागकर उसके कमरे पर जाते हैं। कमरे का नज़ारा कुछ यूं था, राघव किसी से बात कर रहा था कि चले जाओ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम सब। लेकिन उसके मम्मी पापा ने जब देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है, ये किससे बात कर रहा है। राघव के पेरेंट्स ने देखा कि रूम का जो नज़ारा था, टीवी टूटा हुआ, चीज़ें उधर उधर पड़ी हुई, वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही में राघव ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था और वो उसको देखकर भी डर जाते हैं कि राघव को क्या हो गया ऐसा कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है। राघव की ये हालत देखकर उसकी मम्मी राघव के पास जाती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है कि बेटा क्या हुआ, किससे बात कर रहा है तू, कौन है, किससे बात कर रहा है तू। राघव कुछ नहीं बताता, लेकिन राघव अपनी मम्मी को हग करके जोर जोर से रोने शुरू कर देता है और कहते हैं मम्मी मुझे बचा लो। राघव की ऐसी हालत देखकर राघव के पापा समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो राघव को पूछते हैं कि बेटा कितने लोग आए हैं तेरे साथ। राघव कहता है पापा 6 लोग आए हैं, 6 औरतें हैं। दोस्तों, ये सब राघव के पापा ने जस्ट उससे कंफर्म करने के लिए पूछा था, ताकि वो खुद अपने आप को श्योर कर लें या कंफर्म कर लें इसके ऊपर, राघव के ऊपर भूत प्रेत का साया है। राघव कहता है कि पापा ये सब मुझे अपने साथ ले जाने आई हैं। राघव के पापा ने निशांत को कॉल किया और उससे कंफर्म किया कि यार कोई अजीब घटना हुई थी क्या तुम्हारे साथ। तो निशांत भी कहता है नहीं ताऊ जी, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, हम बढ़िया बातें करते हुए आए, क्या क्या क्यों क्या हो गया। राघव के पापा निशांत को कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ अपने कुल देवता से प्रार्थना करते हैं और राघव को सुलाने की कोशिश करते हैं। वहीं राघव को सुलाने के बाद उसके मम्मी पापा भी उसी रूम में उसके साथ सो जाते हैं। तकरीबन सुबह 8-9 बजे राघव किसी से खिड़की की ओर देखकर बात कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, जो मर्जी कर लो, और उसके बाद जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। आज ही के दिन राघव की सगाई भी थी, तो राघव के पापा ने अपने बेटे की ये सब हालत देखकर सबसे पहले तो लड़की वालों को कॉल किया और कहा कि राघव आ तो गया है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सगाई को पोस्टपोन कर देते हैं। साथ ही में राघव के पापा ने अपने जो भी उन्होंने रिश्तेदारों को बुला रखा था, सबको कॉल करके मना कर रहे थे कि सगाई अभी हमने पोस्टपोन कर दी है। वहीं अब राघव की हालत सच में खराब होने लग गई थी। वो पागलों जैसी हरकतें करने लग गया था। कभी कहता मुझे एक बार में ही मार लो, कभी कहता मुझे मार क्यों रहे हो, कभी कहता मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कभी कहता कुछ तो कभी कुछ। वहीं गांव बहुत छोटा था, तो गांव में ये बात भी फैल गई कि राघव की सगाई टूट गई है और वो अब जोर जोर से रो रहा है। कुछ गांव वाले तो राघव के परिवार के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए उनके घर भी आने लगे, लेकिन राघव की माँ ने किसी को भी राघव के साथ मिलने नहीं दिया। तो गांव में ये सब कुछ कंफर्म हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से अज्यूम कर दिया कि यार सच में राघव की सगाई टूट गई है और वो अब ये सब कुछ झेल नहीं पा रहा। वहीं राघव के पापा ने उसके मामा को बुला लिया था। राघव के मामा के अंदर जो है माता आती थी। माता आना बेसिकली खेल आने जैसा होता है। बेसिकली क्या होता है, ये पहाड़ों में मानते हैं कि ये जिस भी देवी देवता को मानते हैं या पूजते हैं वो इनके शरीर के अंदर आते हैं और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान करते हैं। तो ऐसा ही राघव के मामा के अंदर माता आती थी। इसी वजह से राघव के पापा ने राघव के मामा जी को बुलाया था। शाम हो चुकी थी, राघव के जो मामा थे वो पूजा पाठ कर रहे थे और अभी तक वो राघव को मिले भी नहीं थे। कहते हैं अगर वो उससे पहले मिल जाते, पूजा पाठ से पहले मिल जाते उसको, तो शायद माता नहीं आती। इसी वजह से उसके मामा जी राघव से मिले नहीं थे अभी तक। जैसे ही राघव के मामा जी के अंदर माता आती है तो राघव को वो पकड़ कर, मतलब जो जहाँ पे वो पूजा पाठ कर रहे थे वहाँ पर लाया जाता है। पकड़ कर इसलिए ला रहे थे क्योंकि राघव जो है आने को ही तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, जो मर्जी कर लो। इसलिए घर वाले सभी राघव को पकड़कर जहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे वहाँ पर लेकर आते हैं। राघव के मामा राघव को देखते हैं और उसके ठीक पीछे देखते हैं, राघव के पीछे देखते हैं और इशारे में कहते हैं कि क्यों तुम राघव के पीछे पड़ी हो।
उसके जवाब में राघव कहता है कि हम भी मजबूर हैं, हमें भी किसी ने भेजा है यहाँ पर। राघव के मामा जी पूछते हैं कि किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। राघव जवाब देता है कि मैं नहीं बता सकती है, हमने कसम खा रखी है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिसने भी भेजा है वो आपके आस पड़ोस में ही रहता है। उसके बाद राघव के मामा बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राघव के मामा जी को होश आता है और वो सबसे पहले सिर्फ इतना ही कहता है कि राघव के पीछे 6 औरतें घूंघट पहनकर खड़ी हुई थी, हमें जल्द से जल्द तांत्रिक को बुलाना होगा। उसके बाद वो तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक भी रात 10-11 बजे के तकरीब उनके घर पहुंच जाता है। जब तक तांत्रिक वहां पर पहुंचता है, उनके घर पर पहुंचता है, तब तक राघव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक साइड से वो पैरालाइज हो चुका था, जुबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर्फ चिल्लाता रहता। यार, जो लड़का कल तक हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, अपने हर एक सपने को हंसी खुशी पूरा कर रहा था, आज उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले भी उसको देखकर रोने लग जाते हैं। जिसने भी राघव की ये हालत की थी, सिर्फ राघव की सक्सेस देखकर और अपनी जेलस के चक्कर में राघव की ये हालत की थी। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि अपनी जेलस के चक्कर में उसके ऊपर काला जादू कर रहे थे। खैर, उस वक्त तांत्रिक आते ही पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर देता है। पूजा पूरे 7 दिन तक चलती है और राघव की बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि उसको कवर करने के लिए पूरे 2 से 3 महीने लग जाते हैं। दोस्तों, तांत्रिक ने जो बताया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। तांत्रिक ने बताया कि उसके पीछे पूरी 6 औरतें थी, या फिर कह सकते हैं चुड़ैलें थी। वो चुड़ैलें राघव को मारती थी, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाता था। और जो पैरालाइज वाली हालत में अभी राघव पहुंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से पहुंचा है। साथ ही में तांत्रिक ने उसके घर वालों को, राघव के घर वालों को, जो चोटों के निशान थे राघव की बॉडी के ऊपर, वो भी दिखाए। और पिछले 24 घंटों में राघव का वेट कम से कम 10 किलो घट चुका था। ये सुनने में काफ़ी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई थी। राघव की गाड़ी खराब होना, बस तक खराब होना, इसके पीछे वही काली शक्तियों का हाथ था, जिसकी वजह से राघव की ये हालत हो चुकी थी। सबसे जो फास्ट एक्शन लिया वो राघव के पापा ने लिया, जिन्होंने चीज़ों को समझा और जल्दी जल्दी से सब कुछ किया, जिसकी वजह से राघव आज जिंदा है। लेकिन दोस्तों, राघव अभी तक ये नहीं समझ पाया कि किसने उसके ऊपर काला जादू किया था या किसने उसकी ये हालत की थी। इसी वजह से वो अपने गांव के सभी लोगों से दूरी बनाने लग गया, यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई निशांत के साथ भी वो दूरी बनाने लग गया। ना ही वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता था, कोई दिखावा करता था, और ना ही वो अब अपने गांव के लोगों को अपने सोशल मीडिया पे ऐड करता था। लेकिन राघव जैसे ही नॉर्मल आया था तो राघव के पापा ने पूछा था, तो राघव ने बताया था कि आते आते ही उसके साथ ये सब कुछ, ये औरतें वगैरह दिखनी शुरू हो गई थी। उसने निशांत को भी बताया था। लेकिन जब राघव के पापा ने निशांत से पूछा था तो निशांत ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था राघव के पापा को। यहाँ से उनको शक होता है कि इस सब चीज़ों के पीछे निशांत और उसके परिवार का हाथ था। निशांत के परिवार के साथ राघव के परिवार की लड़ाई थी, जमीनी लड़ाई थी, और राघव को इतना आगे बढ़ता देख उसका परिवार खुश भी नहीं था। राघव की जब प्रमोशन हुई थी, जब वो स्टेट हेड बना था, तब उसके जो राघव के पापा है, उन्होंने पूरे गांव में लड्डू वगैरह बांटे थे। तो राघव की चाची ने वो लड्डू का डब्बा फेंक दिया था, बिल्कुल भी खाया नहीं था। खैर, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही में आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी किस्से, ऐसी कहानियां हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी ज़रूर भेजें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही किस्से ऐसी कहानियों के साथ अगली वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।